नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं सामान्य विज्ञान की श्रृंखला लेकर एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं, जहां हम आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम से संबंधित विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है, हमारे संस्थान में रायपुर हेड ऑफिस में महिला पर्यवेक्षक के लिए विशेष बैच 24 जुलाई से शुरू हो रहा है, जहां पर आपको विशेष रणनीति के तहत तैयारी करवाई जाएगी। इसका समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तथा पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। अधिकतम जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल के विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंध हम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखते हैं। प्रश्न में पूछा है सही नहीं क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। पारिस्थितिक तंत्र के मामले में अगर हम देखें तो ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल पारिस्थितिक तंत्र में स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, यह एक बंद तंत्र होता है। बंद तंत्र माने क्लोज्ड सिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं होता है। तो गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन डी के बारे में, तो यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सही नहीं है पूछा गया है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि वेटलैंड निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? वेटलैंड की अगर हम बात करें तो वेटलैंड किसे कहते हैं? वेटलैंड ऐसा क्षेत्र होता है जो स्थायी या अस्थायी रूप से वर्ष भर जल से संतृप्त रहता है, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलती है। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में पोषक पुनः प्राप्ति दिया गया है, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आर्द्र भूमि में अगर देखा जाए तो जल से संतृप्त रहने के कारण वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित करके रखता है। वहीं अगर हम ऑप्शन बी के बारे में बात करें, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने हेतु, तो यहाँ पर आर्द्र भूमि की कंडीशन में ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। वही ऑप्शन सी के बारे में बात करें, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। नदियों का गादीकरण कैसे होता है? तो मिट्टी जब बरसात के समय पानी के माध्यम से घुलकर बह जाता है तो नदियों में जाकर ये बिछ जाता है, उनकी गहराई कम हो जाती है। अगर उस क्षेत्र में वनस्पतियां ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, तो वहां से वो मिट्टियों को क्या करती है? बांध के रखती है। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग तलछट को भी ये रोकता है। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो घास स्थल की अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, उत्पादक या प्रोड्यूसर। उत्पादक या प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उत्पादक जो है हरे पौधे होंगे और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करेगा? भोजन का निर्माण करेगा, जिसके माध्यम से अन्य जीवों को ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन ए में अगर हम बात करें तो घास जो ऊर्जा बनाएगा उसको टिड्डा ग्रहण करेगा, टिड्डा के माध्यम से ये मेढक में जाएगा और मेढक के माध्यम से ये सर्प में। इस प्रकार से ये क्या करता है? एक श्रृंखला का निर्माण करता है। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो घास, टिड्डा, फिर सर्प आ जाएगा, जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो टिड्डा जो है प्रोड्यूसर हो नहीं सकता, ऑप्शन डी भी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। तो जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है हरे पौधे, वहां से हमारा खाद्य श्रृंखला शुरू होगा जो एक सीधी लाइन में चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ पर कथन दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है और सही आंसर बताना है। पहले नंबर पर दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरे नंबर पर है श्वसन, तीसरे पर है ज्वालामुखी क्रियाएं और चौथे नंबर पर है जैव पदार्थों का अपक्षय। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती है या वायुमंडल में रिलीज करती है? गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। हम सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पेड़ पौधों में पत्तियों में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस में ये क्या करते हैं? H2O से हाइड्रोजन का यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं वातावरण में। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त करती है। तो हमारे पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन के द्वारा हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2। ज्वालामुखी क्रियाएं द्वारा भी हम क्या छोड़ते हैं? CO2 और अन्य प्रदूषणकारी तत्व। जैविक पदार्थों का जब अपक्षय होता है, जब वो सड़ता है तो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, CO2 वगैरह। तो ये सब क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन में आ जाएंगे। इस हिसाब से 2, 3 और 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। एक तरफ दिया गया है एनिमल और एक तरफ दिया गया है उससे संबंधित श्रेणी, वो विलुप्त प्राय है कि संकटग्रस्त है। ये जो लिस्ट यहाँ पर दिया गया है जंतु और उससे संबंधित श्रेणी, इसको जारी करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी संस्था है जो जंतु एवं पादप के विलुप्तीकरण के संबंध में लिस्ट जारी करती है, जिसको हम लोग रेड लिस्ट या लाल सूची के नाम से जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही सुमेलित क्या नहीं है उसको पूछा गया है, श्रेणी को दिया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो सुनहरे लंगूर दिया गया है। सुनहरा लंगूर जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है। मरुस्थलीय बिल्ली की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी, तो मरुस्थलीय बिल्ली जो है विलुप्त प्राय श्रेणी में नहीं आता है, ये जो है संकट मुक्त की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है।
वही हलाक गिब्बन और एशियाई जंगली कुत्ते के बारे में बात करें तो ये दोनों जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? चलिए देखते हैं पॉइंट्स को। पहला नंबर क्या कहता है, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। प्रश्न में पूछा ही गया है कृषि संरक्षण के संबंध में, इसलिए हम जैव चोरी के बारे में नहीं बात कर सकते, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में, एनबीए कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है और इसका निरीक्षण करता है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ये जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार अगर हम देखें ऑप्शन 2 और 3 को तो बिल्कुल सही है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान करना है। श्वासोच्छ्वास मतलब होता है ब्रीदिंग, वहीं श्वसन के बारे में बात करें तो होता है रेस्पिरेशन। सत्य कथन कौन सा है तो देखते हैं। ऑप्शन ए, श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। श्वासोच्छ्वास क्या होता है, हवा को हम वायुमंडली को हवा को फेफड़ों में भरते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। ये एक जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास। वहीं हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल करेक्ट है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो है एक प्रकार का यांत्रिक क्रिया है जो केवल वायुमंडलीय हवा को फेफड़ों में भरता है और छोड़ देता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। जबकि श्वसन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन सिंगल सेल तक पहुंचता है और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के निर्माण में। तो ऑप्शन 2 जो है ये भी हमारा करेक्ट है। वहीं हम बात करें ऑप्शन नंबर अगले के बारे में तो देखिए, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। रेस्पिरेशन एक जैव रासायनिक क्रिया है, बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन, ये जो है पाचक प्रक्रिया में शामिल नहीं है, गलत हो जाएगा। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटन, ये जो ग्लूकोज या जो हमारा भोजन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटित होता है। तो गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है जंतु,
और एक तरफ दिया गया है उत्सर्जी अंगों का नाम। जंतु में ऑप्शन ए में दिया है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके उत्सर्जी अंग के रूप में अगर हम बात करें तो ये त्वचा व रिक्तिका के माध्यम से क्या करता है, उत्सर्जन करता है। वही हम ऑप्शन बी के बारे में बात करें, केचुआ, तो केचुआ उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जिकाओं का उपयोग करता है। वहीं हम बात करें झींगा मछली के बारे में, तो झींगा मछली के अंदर उत्सर्जी अंग के रूप में हरे हरे पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित ग्रंथिया, ग्रीन ग्लैंड्स। वहीं आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करें, आर्थ्रोपोडा मतलब ऐसे जंतु जिसका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, तो ऐसे जंतु को आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। इसके अनुसार हो जाएगा उत्सर्जी अंग मैलपीघी नलिकाएं। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। सूची 1 में दिया गया है कुछ ऑप्शन जिसको हमें सूची 2 के साथ मैच करना है। सूची 1 में ऑप्शन ए में दिया है रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, जिसको हम लोग रुधिर प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, ब्लड के संगठन के बारे में, तो हम देखते हैं एक तरफ प्लाज्मा और एक तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट या इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अवयव। मुख्य अवयव के अंतर्गत शामिल ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वहीं प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये टोटल हमारे ब्लड का 55% हिस्सा को बनाता है। इसमें घुले हुए प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन जैसे तत्व है जो पूरे 55% भाग का निर्माण करता है और हल्के पीले रंग का होता है। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्ब्यूमिन के बारे में बात करें तो रक्त में घुला हुआ प्रोटीन है। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक दाब को स्थापित करता है। ऑस्मोटिक दाब परासरणीय दाब होता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ये संक्रामक रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। वहीं फाइब्रिनोजन हमारे शरीर में रक्त में मौजूद ऐसा तत्व है जो रक्त के थक्का निर्माण या स्कंदन के कार्य में भाग लेता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक तीसरा नंबर, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर के बारे में पूछा गया है। गन पाउडर एक काले रंग का पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से अगर हम देखें तो ये चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बनता है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया है अम्ल और सूची 2 में दिया है उनके स्रोत। अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए की लैक्टिक अम्ल सूची 2 उनके स्रोत से कैसे संबंधित है, तो लैक्टिक अम्ल मिलता है हमें खट्टा दही। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग खट्टा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टार्टरिक अम्ल के बारे में, टार्टरिक एसिड के बारे में,
टार्टरिक एसिड जो है इमली में पाया जाएगा। ऑप्शन सी के बारे में बात करें हम तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में मिलता है। ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। हमारे ऑप्शन में दिया गया है नारंगी, ये हो जाएगा हमारा सिट्रिक अम्ल। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है कुछ तथ्य और दूसरी तरफ दिया गया उससे संबंधित कुछ कथन। ऑप्शन ए में दिया गया है वस्तु का भार अधिकतम है। वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होगा? तो ये होगा पृथ्वी की सतह पर। वहीं अगर हम देखें ऑप्शन बी के बारे में, वस्तु का भार घटता है। वस्तु का भार कब घटेगा? तो वस्तु का भार तब घटेगा जब वो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। देखिए ऑप्शन ए में भार अधिकतम क्यों है? क्योंकि कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की सतह पर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण मान उस पर सर्वाधिक लग रहा है, इसलिए वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा भार क्रिएट करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का भार भी उसी के कारण होता है। वस्तु के भार घटेगा तब जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि करेंगे तो उसका भार भी घटता जाएगा। ऑप्शन सी के बारे में बात करें, वस्तु का भार बढ़ता है। कब बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान होता है, तब किसी भी वस्तु का भार बढ़ता है। वहीं हम बात करें वस्तु का भार शून्य है, कब होगा ये? तो जब हम शून्य बिंदु पर रहेंगे तब ये शून्य होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या होगा? 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए 3 माध्यमों में जल, इस्पात तथा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहां पर जल, इस्पात और नाइट्रोजन दिया गया है। इस्पात, और एक है नाइट्रोजन। इसमें जल जो है तरल है, लिक्विड है। इस्पात जो है सॉलिड है और नाइट्रोजन जो है गैस है। ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा तेज होता है इस्पात में, सॉलिड में। आरोही क्रम पूछा है इसलिए ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 ऑप्शन बी। क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक गैस है और लिक्विड और सॉलिड की तुलना में इसके मॉलिक्यूल जो है दूर दूर होंगे, तो ध्वनि को यहाँ पर ट्रेवल करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें गैस के बाद लिक्विड के मामले में, इससे थोड़ा सा अच्छा माध्यम है लिक्विड। वहीं हम बात करें सॉलिड के बारे में, इस्पात के बारे में, तो ये सबसे बेस्ट माध्यम है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता है। अगर हम माध्यम के बारे में बात करें, ये हवा है और यहाँ पर कोई अन्य माध्यम ले लेते हैं, कांच या पानी। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर पानी। अगर हम विरल से सघन माध्यम में जाएंगे तो यहाँ पर वेग जो है क्या होगा? बढ़ता है दिया है। जबकि हम हवा से पानी में जाएंगे तो यहाँ पर वेग क्या होगा? घटेगा। इसलिए ये आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं हम बात करें ऑप्शन बी के बारे में, विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है। तो ये जो वेग घटता है
विरल से सघन माध्यम में जाने पर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है, शैडो। इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋजु रेखीय संचरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह ये हमारे आज के वीडियो श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।